नमस्कार दोस्तों, पोस्टल प्रमोशन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है, आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सकुशल मंगल होंगे और अपने विभागीय परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मित्रों, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 से। इसमें आपका पार्ट 3 से क्या करना है कि 15 या 17 क्लास हैं जिनको हमको पढ़ना है, जो आपके पोस्टमैन के परीक्षा के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण है, जो सिलेबस में दिया गया है। लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस है इसका। ये पोस्टमैन के लिए है केवल, ध्यान रखिएगा। ये आपका एमटीएस के जो भाई बहन हमारे तैयारी कर रहे हैं वो इसको नहीं पढ़ेंगे, उनका ये सिलेबस नहीं है। इसमें हम लोग पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 में 10 क्वेश्चन इससे आते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन यानी 20 मार्क्स का या 20 नंबर का आपका आएगा। और इन्हीं सभी रूल्स में से किसी न किसी रूल्स या क्लास से नियम जो भी आप कहते हों, तो यहाँ से बिल्कुल सेम टू सेम A to Z सिलेबस से यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। जब आप पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। पिछले क्लास में मित्रों हम लोग सप्लाई ऑफ फॉर्म्स टू बी कैरीड यानी साथ ले जाए जाने वाले फॉर्म सप्लाई करना, रूल नंबर 88, और साथ में एक और रूल आपको बताया था, सेल ऑफ मनी ऑर्डर फॉर्म्स एंड स्टैम्प्स। इसके बारे में हम लोग अच्छे से जान चुके हैं। अब इसके आगे रूल नंबर 89 यानी पोस्टमैन्स बुक, यहाँ से हम फिर से स्टार्ट करेंगे। क्लास पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 से 3 वीडियो रहेगा, 3 क्लास में ये ख़त्म करना है। तो आइए हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने विभागीय परीक्षा की ओर अग्रसर होइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोस्टमैन बुक, रूल नंबर 88 पोस्टमैन बुक। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक पोस्टमैन को, मतलब हर पोस्टमैन को अपने बीट में जाने से पहले पोस्टमैन बुक फॉर्म यानी MS-27, क्या बोलते हैं इसको, MS-27, ये पोस्टमैन बुक का कौन सा फॉर्म होता है उसको पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो इसमें क्या होता है कि वितरण के लिए दिए गए मनी ऑर्डर, जो मनी ऑर्डर दिए गए हैं और अन्य वस्तुओं के बारे में, जैसे रजिस्ट्री डाक हो गया, VP आर्टिकल हो गया, कुछ भी हो उसमें, इंश्योर्ड आर्टिकल हो गया, तो MS-27 में दर्ज करना बहुत अनिवार्य होता है पोस्टमैन के लिए। अब उसमें क्या क्या विवरण होते हैं, आइए उसको समझते हैं। विवरण इस प्रकार से रहेंगे: इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर EMO, फिर रजिस्टर्ड, इंश्योर्ड और VP आर्टिकल दोनों को मिलाकर, इंक्लूडिंग मतलब मिलाकर, एक्सक्लूडिंग मतलब छोड़कर। तो EMO के साथ में इंश्योर्ड और VP आर्टिकल, रजिस्टर्ड जो भी रहेंगे। लेटर एंड पार्सल मेल, इसमें क्या है कि लेटर में लेटर पत्र भी रहेंगे और पार्सल मेल भी रहेंगे। अब उसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच आर्टिकल में क्या क्या पोस्टमैन को डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ेगा अपने पोस्टमैन बुक में, उसको आइए समझते हैं। मतलब कि जो MS-27 है आपका, MS-27 में इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, रजिस्टर्ड, इंश्योर्ड और VP आर्टिकल हो गया या पार्सल हो गया, उन सब चीज़ों के डिस्क्रिप्शन को लिखना है। क्या क्या लिखना है आइए देखते हैं। सबसे पहले तो नेम ऑफ पेई, जिसको ये सारी चीज़ें देना है या जिसके नाम से कोई चीज़ है उसका नाम लिखना है। पेई माने होता है प्राप्तकर्ता। अमाउंट है ना, लेटर एंड पार्सल में यदि कोई अमाउंट है उसका पैसा, पार्सल में जैसे पैसा रहता है कितने का पार्सल है, ये सब चीज़ें भी लिखना है। डेट ऑफ इशू ऑफ मेल्स या मनी ऑर्डर, मतलब जिस डेट को वो इशू किया गया है या जिस डेट को उसकी बुकिंग हुई है ना, चाहे वो मनी ऑर्डर हो चाहे वो डाक हो, उसकी एंट्री होनी चाहिए। नेम ऑफ एड्रेसी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, केवल रजिस्टर्ड आर्टिकल्स में, चाहे वो इंश्योर्ड आर्टिकल हो चाहे वो वैल्यू पेबल आर्टिकल हो, उसमें एड्रेसी का नाम, एड्रेसी यानी होता है पाने वाले का नाम, आर्टिकल नंबर, ये भी ज़रूरी है, ये चीज़ भी उसमें लिखा होना चाहिए। किस में?
भाई पोस्टमैन बुक जो होता है आपका MS-27, उसमें पोस्टमैन को ये चीज़ें दर्ज करनी पड़ेगी। आर्टिकल नंबर के बाद यहाँ पे बात किया गया है कि यदि एडी इज ड्यू हो, मतलब एडवाइस ऑफ डिलीवरी यदि वो ड्यू हो, तो लेटर ए में बिलो इट्स नंबर, उसके नंबर के नीचे इसको लिखना ज़रूरी हो जाता है। फिर इसके बाद एडवाइसेस ऑफ पेमेंट फॉर डिलीवरी टू द रेमिटर्स ऑफ फॉरेन मनी ऑर्डर्स, इसको थोड़ा सा समझिएगा। अब किसी भी फॉरेन मनी ऑर्डर को पेमेंट करने से पहले क्या क्या उसका डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। प्रत्येक डॉक्यूमेंट का डिस्क्रिप्शन लिखना है, नंबर ऑफ़ मनी ऑर्डर्स ये सब डालना है, मनी ऑर्डर्स का डेट कब है उसको भी डालना है। ये फॉरेन मनी ऑर्डर्स में बात कर रहा है, उस चीज़ में ये कंडीशंस लागू होंगी। इसके बाद क्या होता है, यदि पोस्टमैन को कोई डाक डैमेज्ड कंडीशन में प्राप्त होती है, मतलब टूटा फूटा हो या पैकेट उसका खुला हुआ हो, तो उन्हें अपने बुक में रिमार्क डालना पड़ेगा। जो पोस्टमैन MS-27 दिया जाता है पोस्टमैन बुक, उसमें उसको रिमार्क डालना पड़ेगा कि ये आर्टिकल नंबर हमको डैमेज कंडीशन में मिला है, या ठीक है, तो उसमें उनको इंटर करना पड़ेगा। फिर इसके बाद क्या होता है कि बीट से ऑफिस लौटने पर, जैसे बीट का काम अगर ख़त्म हो गया है तो जब वो ऑफिस आते हैं तो पोस्टमैन को अपने पोस्टमैन बुक के उपयुक्त कॉलम में, उसमें जो कॉलम बना हुआ है उसमें संबंधित सहायकों या असिस्टेंट या ट्रेजरर यानी कोषाध्यक्ष, या ट्रेजरर होता है जो कोषाध्यक्ष उसको बोलते हैं, तो ट्रेजरर के आद्याक्षर सभी प्राप्तियों की पावती, मतलब उसके सामने सभी प्रतियों की पावती में वितरित वस्तुओं से संबंधित नकदी, जो भी नकदी हो, भुगतान किए गए इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, ये सब प्राप्त करना चाहिए कि ये चीज़ हम बांटे हैं, ये देखिए ये रहा है आपका रसीद, पकड़िए और हमें एक प्रति उसकी पावती हमको दीजिए। ये पोस्टमैन को ज़रूरी है, उसे ले लेना चाहिए। अब इसके बाद क्या होता है, ये तो वितरित आर्टिकल्स की हो गई। अब वितरित आर्टिकल्स, अवैतनिक इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर और नकदी जो उसने सहायकों या असिस्टेंट या ट्रेजरर को सौंप दी है। भाई कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी होंगे जो नहीं बटेंगे, या कुछ ईमो ऐसे भी हैं जो जिनका पेमेंट किसी कारण से नहीं हो पाया है, तो इनकी सबकी एंट्री पोस्टमैन को अपने बुक में कर लेनी चाहिए, यानी MS-27 में भी कर लेनी चाहिए। जो बटा उसको भी करना है, जो नहीं बटा उसको भी करना है, जो बटेगा उसका रसीद पावती जो भी है, यदि आप ट्रेजरर को देते हैं या असिस्टेंट को देते हैं तो वहाँ पे भी आपको उनसे एक पावती ले लेना चाहिए। फिर क्या होता है हेड पोस्टमैन को अपने बुक में ट्रेजरी, सब ट्रेजरी और बैंक से आहरण यानी निकाले गए और किए गए भुगतान का विवरण भी दर्ज करना चाहिए। भाई ट्रेजरी, सब ट्रेजरी और बैंक से आहरण जितना भी पैसा उनको भुगतान किया गया है तो उसको भी दर्ज करना चाहिए। तथा कोषाध्यक्ष मतलब होता है ट्रेजरर, कोषाध्यक्ष से पावती भी प्राप्त कर लेना चाहिए। भाई उससे पावती ले लीजिए ना, भविष्य के लिए ज़रूरी होता है। खजांची की कैश बुक फॉर्म ACG-2 फॉर्म नंबर ज़रूर याद किए रखिएगा। पोस्टमैन में ज़्यादा फॉर्म नंबर नहीं है, फिर भी कम से कम मान के चलिए कि 7, 8 या 8, 10 तो होंगे ही। आप जैसे ही उसको बार बार पढ़ते जाएंगे तो उसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप अपने दिमाग में बैठ जाएगा। तो खजांची की अगर कैश बुक की बात करें तो फॉर्म नंबर ACG सेकंड में साइन भी कर देना चाहिए। उनके पास रहता है कैश बुक फॉर्म, उनके पास रहेगा, खजांची के पास रहेगा, कोषाध्यक्ष या असिस्टेंट के पास रहेगा, वहाँ पे उसको पोस्टमैन को सिग्नेचर कर देना चाहिए। यदि पोस्टमैन को नकदी प्रेषण रकम कैश रेमिटेंस सुपुर्द की जाती है तो पोस्टमैन को, जैसे नकदी पोस्टमैन, हाँ कैश रेमिटेंस अगर होता है ऐसा कुछ सुपुर्द की होती है तो पोस्टमैन को अपनी बुक में निम्न चीज़ों की एंट्री कर लेनी चाहिए। भाई जैसे कैश देने के लिए अगर दिया गया है तो उसको क्या क्या लिख लेना चाहिए अपने पोस्टमैन बुक में। डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस जहाँ से आया है
डेस्टिनेशन या जहाँ वो डिलीवर होगा डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस। अमाउंट ऑफ रेमिटेंस, अमाउंट ऑफ रेमिटेंस यानी कितना उसमें अमाउंट है उसका पैसा। वेट ऑफ कैशबैक, कैशबैक का वज़न कितना है उसमें लिखा रहता है, उसको भी नोट करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? ना आया हो तो फिर से एक बार देख लीजिए कि यदि पोस्टमैन को नकदी प्रेषण रकम, जैसे पैसा भेजने के लिए, पोस्टमैन को कभी कभार क्या होता है कि कैश भी दे देते हैं भेजने के लिए, पहुंचाने के लिए, तो कैश रेमिटेंस सुपुर्दगी के लिए उनको दे दिया जाता है। तो उसमें भी उनको चाहिए कि जहां जिस पोस्ट ऑफिस में भेजना है, डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस का नाम, अमाउंट ऑफ रेमिटेंस कितना पैसा ले जाएगा, वेट ऑफ कैशबैक का वेट कितना है, ये चीज़ें अपने पोस्टमैन बुक में लिख लेनी चाहिए। यही चीज़ इसमें बोला गया है। भाई कैश का लाने ले जाने का काम भी पोस्टमैन कर सकते हैं। अगर कोई बोलते हैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा ऐसा होता है तो वो भी ऐसा कर सकते हैं। जैसे सब ऑफिस में है, सब ऑफिस से हेड ऑफिस में अगर पैसा लेने जाना पड़ा या हेड ऑफिस से पैसा यहाँ लाना पड़ा, इस तरह से। 6 नंबर पे बोला गया है कि यदि किसी पोस्टमैन की बीट, मान लीजिए किसी पोस्टमैन की बीट एक ही नगर या विलेज से परे तक जाती है, एक ही नगर या विलेज से या गांव से परे तक जाती है, तो पोस्टमैन की बुक के अलावा विलेज पोस्टमैन की बुक जिसका नाम है MS-86, क्या नाम है, MS-86 को अपने साथ रखनी चाहिए। मान लीजिए कि अपने बीट के अलावा उसको किसी गांव या कस्बे में भी पोस्टमैन के बुक को उसके डाक के लिए भेजा गया, तो उसको MS-86 अपने साथ में रखना पड़ेगा। पोस्टमैन बुक तो उनके पास MS-27 तो रहेगा ही, पर साथ में MS-87 को भी लेकर जाना पड़ेगा, उसकी भी ज़रूरत पोस्टमैन को पड़ेगी, यही नियम में बोला गया है। तो ये रहा आपका क्लास नंबर पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 का ये रूल नंबर 89 है। जो रूल विभाग द्वारा सेलेक्ट किया गया है अपने सिलेबस में, हमको वही रूल्स बस पढ़ने हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे आप पोस्टमैन बुक के बारे में जान गए होंगे। तो पोस्टमैन बुक में क्या जाने हैं, सबसे पहले तो पोस्टमैन बुक होता है MS-27। उसके बाद पोस्टमैन को कैसे एंट्रीज करना है, कैसे आर्टिकल नंबर लिखना है, मनी ऑर्डर का कैसे हिसाब किताब लिखना है, फॉरेन मनी ऑर्डर का कैसे करना है, डैमेज मिलता है तो क्या करना है, कोई अगर डाक लौट जाती है तो क्या करना है, यही सब चीज़ें जो पोस्टमैन को अपने बुक में एंट्री करनी है, वही सब चीज़ें यहाँ पर जानकारी दी गई हैं। कोई ऐसा खास चीज़ नहीं है जिसमें आप भ्रमित हो जाएं। इसमें ऐसा कुछ परेशान होने वाली बात नहीं है। जब आप पोस्टमैन बनेंगे, उस चीज़ को पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ जाएंगे, यूज करेंगे तो। चलिए आइए अब रोल नंबर नेक्स्ट में आते हैं। आज आइए रोल नंबर 90 में। रोल नंबर कौन सा है, 90। एड्रेस टू बी नोटेड ऑन पोस्टल आर्टिकल्स, वस्तुओं पर पते लिखे जाने चाहिए। कैसे लिखे जाने चाहिए, चलिए आइए उसको समझ लीजिए। संबंधित पोस्टमैन को यह चाहिए कि वह वितरण के लिए उसे सौंपी गई अन्य वस्तुओं के पाने वाले के नाम और उसके पते को, जो उसकी भाषा में समझने योग्य हो या जो उसका लोकल लैंग्वेज हो, जिन्हें वो पढ़ नहीं सकता है उसको वो लोकल लैंग्वेज में अपने लिख सकता है। भाई उसमें आर्टिकल में जैसे मान लीजिए कि कोई दूसरे भाषा में लिखी है, वो पोस्टमैन को बनता ही नहीं है, तो क्या करेगा कि वो अपने सरल भाषा में, अपने लैंग्वेज में उसको लिख सकता है या उसको लिख लेना चाहिए। इससे पोस्टमैन को ही आसानी होगी। वस्तुओं पर पते लिखे जाने चाहिए, यही मतलब है इसका कि वस्तुओं मतलब आर्टिकल पर पते लिखे जाने चाहिए, माने एड्रेस जो नहीं पढ़ने योग्य है, दूसरी भाषा में है, तो उसको अपने सरल भाषा में, अपने लैंग्वेज में लिख सकता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि किसी वस्तु की एक पोस्टमैन से दूसरे पोस्टमैन को दी गई अदला बदली पर सख्त मनाही है। भाई जो बीट में जो पोस्टमैन जाता है, जिसको उस बीट का काम दिया गया है, वो उसी बीट का काम करेगा, दूसरे बीट में अदला बदली नहीं करेगा। कब तक, जब तक सहायक या डाक सहायक पोस्टल असिस्टेंट की अनुमति ना हो। यदि पोस्टल असिस्टेंट की अनुमति ऐसी होती है तो ऐसा पोस्टमैन कर सकता है, नहीं तो वह अपने बीट का ही बांटेगा, दूसरे बीट से अदला बदली नहीं करेगा। तो ये हो गया वस्तुओं पर या आर्टिकल्स पर पते लिखे जाने चाहिए, उसका तरीका।
रूल नंबर 91, क्लास नंबर 91, डैमेज्ड आर्टिकल टू बी नोटिस्ड, क्षतिग्रस्त वस्तुओं पर ध्यान दिया जाना। भाई बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स भी हैं जो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, तो उस पर कैसे ध्यान दिया जाता है। पोस्टमैन का यह कर्तव्य है कि वह सुपुर्दगी के लिए, डाक सुपुर्दगी यानी डाक को देने के लिए दी गई प्रत्येक वस्तु की सावधानी पूर्वक जांच करे। सावधानी पूर्वक जांच करे इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि 50 आर्टिकल पोस्टमैन को मिला, अब उसको स्लिप में अपने मिलान कर लेना चाहिए कि वो आर्टिकल हमारे पास है कि नहीं है। ये नहीं कि बस पा गए लेकर भाग गए, ऐसा नहीं। आपको वहीं पे मिलान करना है कि कोई आर्टिकल छूट तो नहीं गया। इस हिसाब से सावधानी पूर्वक उसको आप अपने हिसाब से जांच कर लीजिए। या दूसरी चीज़, और किसी भी वस्तु को जो खुली हो या क्षतिग्रस्त हो, जैसे मान लो कोई पैकेट खुला है, पार्सल है, डाक कोई हो गया, उसका कोई लिफाफा खुला हुआ है, तो कस्टमर के पास ले जाएंगे तो कस्टमर यही ना बोलेगा कि सर आप हमको खोल कर दे रहे हैं। तो उसको पहले से जांच कर लीजिए कोई क्षतिग्रस्त तो नहीं है। यदि कुछ ऐसा पाया जाता है तो उसे तुरंत पोस्ट मास्टर को सूचना देनी चाहिए कि सर ऐसा ऐसा मैटर है, ये डाक हमारा खुला हुआ है, इसको क्या कैसे करना है, तो पोस्ट मास्टर उसका निपटान करेगा। फिर इसके बाद इंश्योर्ड आर्टिकल्स की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है। इंश्योर्ड आर्टिकल का जैसे मान लीजिए कोई बीमाकृत वस्तु हो गई, उसका अगर जांच करना हो तो बहुत सावधानी पूर्वक ध्यान देकर उसको जांच कर लेना चाहिए, तभी फिर कस्टमर के पास देना चाहिए। अब आते हैं रूल नंबर 92 या नियम 92, रिसिप्ट्स फॉर आर्टिकल्स इशूड फॉर डिलीवरी, वितरण के लिए जारी की गई वस्तुओं की रसीदें। ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसका जो नाम होता है ना, हर रूल का, हर क्लास का एक नाम होता है, उस नाम से ही क्लियर हो जाता है कि उसके अंदर हमको क्या पढ़ना है। जैसे बुक का कवर देखकर ही आप बता देंगे कि उस बुक के अंदर क्या छपा होगा, उसी तरह से यह भी होता है। तो वितरण के लिए, बांटने के लिए जारी की गई वस्तुओं की रसीदें, भाई रसीद भी तो मिलती है। एक नंबर पे देखिए, पोस्टमैन को रजिस्टर्ड आर्टिकल एब्स्ट्रैक्ट, ध्यान दे दीजिएगा, फिर से आ गया फॉर्म नंबर आता है ये, रजिस्टर्ड आर्टिकल एब्स्ट्रैक्ट मतलब RP 33, पार्सल एब्स्ट्रैक्ट RP 8, रजिस्टर्ड आर्टिकल एब्स्ट्रैक्ट मतलब देखिए रजिस्टर्ड आर्टिकल एब्स्ट्रैक्ट कितना, 33 नंबर, 3 है ना इसमें। कौन कौन से 3 हैं इसको समझिए, ऐसे याद करिए। रजिस्टर्ड एक हो गया, आर्टिकल सेकंड, एब्स्ट्रैक्ट 3, ये 3 यहाँ पे देखिए RP 33 मिल रहा है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। अब दूसरा देखिए, सब इवन ऑड नंबर में चल रहा है, विषम संख्या में, ये भी तीनों 3 हो गए, ये 3 हो गया। फिर उसके बाद पार्सल एब्स्ट्रैक्ट, पार्सल का ये वर्ड हो गया, एब्स्ट्रैक्ट का ये हो गया, मतलब 1 2, तो यहाँ पे देखिए ये 2 से मतलब सम नंबर इवन, ये ऑड में चलेगा, ये इवन में चलेगा। थोड़ा सा याद करने का ये तरीका है, अपना अपना अलग अलग होता है। हमारा यही है, हम पढ़ाते हैं तो इसको हम यही से ऐसे ही बताते हैं, तो देखिए आप लोगों को याद भी हो जाता है। तो वहाँ पे रजिस्टर्ड आर्टिकल एब्स्ट्रैक्ट में 1 2 3 1 2 3, ये 3, पार्सल एब्स्ट्रैक्ट में 1 2 और ये सम नंबर पे आ गया। अब आप अपने हिसाब से रट लीजिएगा। तथा VP के रजिस्टर या डिलीवरी स्लिप में साइन करवाना चाहिए। पोस्टमैन को ये चीज़ हो गया, इसकी रसीद हो गया, ये फॉर्म नंबर हो गया, तथा VP के रजिस्टर डिलीवरी स्लिप में साइन करवा के रख लेना चाहिए। उपर्युक्त स्थितियों में यदि पोस्टमैन को स्वयं, भाई उपर्युक्त कंडीशन में दी गए आर्टिकल्स की संख्या किसी भी सीमा शुल्क के कारण एकत्र की जाने वाली कुल राशि जो देय हो सकती है, ये सब लिखने की आवश्यकता होती है। किसमें लिखना पड़ेगा ये सब पोस्टमैन को? रजिस्टर्ड आर्टिकल एब्स्ट्रैक्ट जो RP 33 है, या पार्सल का जो अभी आर्टिकल है वो पार्सल एब्स्ट्रैक्ट RP 8 में ये सब चीज़ें लिख लेनी चाहिए। आर्टिकल है तो आर्टिकल में, पार्सल है तो पार्सल में, यही चीज़ इसमें बोला गया है।
फिर इसके बाद क्या होता है कि पोस्टमैन को उनके द्वारा दिए गए पोस्टेज ड्यू ऑन अनपेड आर्टिकल पर देय डाक की पावती में डाक खाते पर साइन करने की भी आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये हुआ कि पोस्टमैन को जो उनके द्वारा दिए गए पोस्टेज ड्यू हैं, है ना, अनपेड आर्टिकल पोस्टेज ड्यू हैं, इसका मतलब अनपेड आर्टिकल्स है। यदि उस पर देय आर्टिकल की पावती में डाक खाते पर जो देय आर्टिकल हैं, जो मतलब कि जो बचा हुआ आपको पैसा जो ड्यू है उसको दिया जाता है, तो देय आर्टिकल की एक पावती होती है, तो उसमें डाक खाते पर साइन करवाने की आवश्यकता पड़ती है। उसमें कस्टमर का सिग्नेचर करवा लेना चाहिए। ऐसा करते समय शब्दों और अंकों में लिखने के लिए डाक की कुल राशि जिसके वे जिम्मेदार हैं, भाई शब्द में और अंक दोनों में उस राशि को लिख लेना चाहिए। जैसे कोई मान लीजिए कि अनपेड आर्टिकल है, अनपेड आर्टिकल को जब हम कस्टमर के सामने ले जाएंगे तो वो उसका पेमेंट करेगा। उस पेमेंट को कहीं ना कहीं रजिस्टर में आपको लिखना पड़ेगा, रजिस्टर में लिखना है, और साथ ही साथ उसको पैसे को आप अंकों में भी दर्ज करेंगे और शब्दों में भी दर्ज करेंगे। यही इसमें बोला गया है। तो यहाँ पे कौन कौन सा फॉर्म इस्तेमाल हो रहा है? केवल 2 तरह के फॉर्म इस्तेमाल हो रहे हैं। रजिस्टर्ड आर्टिकल एब्स्ट्रैक्ट के लिए RP 33 और पार्सल एब्स्ट्रैक्ट के लिए RP 8 नंबर। समझ में आ गया? जो यह चीज़ है, पोस्टमैन को 500 रुपये से ज़्यादा इंश्योर्ड आर्टिकल प्राप्त करने की अनुमति नहीं है। लिमिट पूछता है दोस्तों। ये पुराना कुछ डाटा है, फिर इसके बाद आप जब नए सिरे से पढ़ेंगे थोड़ा सा हम अपडेट उसमें जो भी हुआ है वो सारे अपडेट आपको बताए जाएंगे। तो पोस्टमैन को 500 रुपये से ज़्यादा इंश्योर्ड आर्टिकल प्राप्त करने की अनुमति नहीं है, फिर वो काउंटर डिलीवरी होगी। फिर क्या होता है? इंश्योर्ड आर्टिकल VP, COD, बैंकिंग, मनी ऑर्डर, IPPB, इन सब का एक बार में योग 40,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पोस्टमैन को इतने आर्टिकल दिए जाएंगे कि सबका वैल्यूएशन अगर हम करें तो उसका योग 40,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि 40,000 से ज़्यादा होता है, इसकी लिमिट 80,000 हो सकती है। SP को ये अधिकार है, अधीक्षक को ये अधिकार है कि उसको 40,000 की लिमिट को 80,000 कर दे, परंतु उसके लिए पुलिस से परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए ज़्यादा पैसा लेके गया या ज़्यादा पैसे का आर्टिकल लेकर गया, चाहे वो COD हो, चाहे VP हो, चाहे मनी ऑर्डर हो, चाहे IPPB का पेमेंट करना हो, चाहे कुछ भी हो, तो ये बड़ा अमाउंट माना जाता है। तो इसमें क्या होता है कि पुलिस से पूर्व परामर्श लेना पड़ेगा, और अधीक्षक साहब जब परमिट करेंगे तभी आप इससे ज़्यादा का अमाउंट ले सकते हैं। ये बार बार आया हुआ सवाल है। फिर बात होती है सिंगल ABPM। जो हमारे ग्रामीण डाक सेवक हैं, वो पहले क्या था कि 15,000 तक का वो ले जाते थे, अब उनको बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। अब वो 25,000 तक का सामान लेके जा सकते हैं। उसमें COD, रजिस्टर्ड आर्टिकल, पार्सल, इंश्योर्ड आर्टिकल जो भी है उनका पैसे वाला, IPPB का पेमेंट करना हो, कुछ करना हो, तो पहले 15,000 का था, अब 25,000 रुपये कर दिया गया है। इसको ध्यान में रखे रहिएगा, आ सकता है। चलिए आइए बात करते हैं रूल नंबर 93। रूल नंबर 93 में क्या दिया गया है कि बुक ऑफ रिसिप्ट्स फॉर इंटीमेशंस एंड नोटिसेस डिलीवरी, यानी सूचना और सुपुर्द की गई सूचनाओं के लिए रसीदों की पुस्तक, मतलब सूचना और सुपुर्द की गई, मतलब नोटिस और सुपुर्द की गई, यानी जो नोटिस दिया गया है, इंटीमेशन दिया जाता है कस्टमर को, उसके लिए रसीदों की पुस्तक, उसके लिए भी रसीदों की एक पुस्तक होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भाई जो सूचना हम देते हैं ना, इंटीमेशन जो हम देते हैं या जो सुपुर्दगी की सूचना देते हैं, उसका इंटीमेशन देते हैं, तो उसका भी एक रसीद होता है, उसकी भी एक पुस्तक होती है। कौन सा? फॉर्म RP 53। कई बार पूछा गया है। इसका नाम ही है बुक ऑफ रिसिप्ट्स फॉर इंटीमेशंस एंड नोटिसेस डिलीवरी के लिए रखा गया।
समझ में आ रहा है। इस बुक में RP 53 में पोस्टमैन को अपने बीट में जाने से पहले डिलीवरी और निम्नलिखित नोटिसेस या निम्नलिखित सूचनाओं तथा अन्य जो भी इनकी सूचनाएं सौंपी गई हों उसे डिलीवरी के लिए पोस्टमास्टर द्वारा, डिलीवरी के लिए किसके द्वारा, पोस्टमास्टर द्वारा रजिस्टर्ड लेटर या पार्सल या ई मनी ऑर्डर असिस्टेंट या इस तरह का अन्य कोई ऐसा मामला हो उसको उसमें दर्ज कर लेना चाहिए। अब आइए देखिए क्या क्या इंटीमेशन दर्ज होगा। इंटीमेशन में क्या क्या हो सकता है, रजिस्टर्ड लेटर हो सकते हैं, पार्सल हो सकता है, ई मनी ऑर्डर या इस तरह के आर्टिकल हो सकते हैं। क्या क्या सूचना में दर्ज कर सकता है पोस्टमैन, किस बुक में, RP 53 में। उसको ये चीज़ें दर्ज करनी पड़ेगी। सूचना यदि कोई चीज़ का देता है, चाहे वो सुपुर्दगी का हो चाहे वो नॉर्मल इंटीमेशन हो, क्या क्या देगा, इंटीमेशन रिलेटिंग टू इंश्योर्ड आर्टिकल्स, यानी बीमाकृत वस्तुओं की यदि सूचना देना है पहले नंबर पर उसको लिखना पड़ेगा। इंटीमेशंस रिलेटेड टू VP आर्टिकल्स, आर्टिकल्स एक्सीडिंग 500 इन वैल्यू, मतलब VP आर्टिकल्स की वैल्यू कितने से ज़्यादा, एक्सीडिंग यानी उससे ज़्यादा, 500 रुपये से ज़्यादा का कोई भी VP आर्टिकल है उसका इंटीमेशन उसमें नोट करना पड़ेगा। 500 से नीचे है तो वो कोई ज़रूरत नहीं है। नोटिसेस रिलेटिंग टू ई मनी ऑर्डर पेबल टू प्लांटर्स, यानी ई मनी ऑर्डर का जो पेमेंट है उसके लिए नोटिस। नोटिसेस रिलेटिंग टू आर्टिकल्स द कंटेंट्स ऑफ विच हैव बीन डैमेज्ड आर अपीयर टू बी कॉन्ट्राबैंड। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई अगर डैमेज्ड कंडीशन में है, डैमेज्ड कंडीशन में आर्टिकल है, पार्सल भी हो सकता है, तो उसका भी इंटीमेशन कस्टमर को देना पड़ेगा, उसको भी लिखना है। इंटीमेशंस रिलेटेड टू, यहाँ पे देखिए 5th नंबर पे, इंटीमेशंस रिलेटिंग टू रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एंड ई मनी ऑर्डर्स फॉर रेसिडेंट्स एट होटल्स क्लब्स एक्सेट्रा, यानी जो होटल क्लब या इस तरह के कहीं पे भी जो रहते हैं तो उनके लिए भी आर्टिकल, ई मनी ऑर्डर और रजिस्टर्ड आर्टिकल और ई मनी ऑर्डर्स के लिए उसमें इंटीमेशन देना पड़ेगा और उसमें ये चीज़ को सूचना में लिखना पड़ेगा। RP 53 में इंटीमेशंस रिलेटिंग टू पार्सल्स वेटिंग एबव 10 kg, यानी 10 किलोग्राम से ऊपर जिसका वजन है पार्सल का, तो उसको भी कस्टमर को सूचना देना पड़ेगा और अपने सूचना बुक में लिखना पड़ेगा RP 53 में। यही चीज इसमें बोला गया है। दूसरे नंबर पे है पोस्टमैन द्वारा उचित कॉलम में प्राप्तकर्ता का नाम और पता स्वयं लिखना चाहिए। अब इसी में जो सूचना दे रहा है प्राप्तकर्ता का नाम और पता दोनों चीज उचित कॉलम में उसमें दर्ज करना चाहिए। इंश्योर्ड आर्टिकल के मामले में प्राप्तियों या रिसिप्ट्स और एक्नॉलेजमेंट के साथ सूचना और नोटिसेस दोनों चीज़ों को लिखना है। EMO के मामले में एक्नॉलेजमेंट ऑफ कूपन्स जरूर वितरित करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के मामले में एक्नॉलेजमेंट और कूपन दोनों वितरित करना चाहिए, उसको वापस लेके नहीं आना है। इंश्योर्ड आर्टिकल के मामलों में रिसिप्ट्स यानी प्राप्तियों और एक्नॉलेजमेंट के साथ सूचना और नोटिसेस ये दोनों चीज़ें होना चाहिए। और EMO के मामले में एक्नॉलेजमेंट और कूपन जरूर वितरित करना है। ये चीज़ पोस्टमैन को करनी है। अभी कौन सा चल रहा है, सूचना और सुपुर्दगी के लिए जो सूचनाएं दी जाती है उसकी रसीद बुक के बारे में, पुस्तक के बारे में चर्चा हो रही है। यदि मान लीजिए इंश्योर्ड आर्टिकल की वैल्यू 500 से ज़्यादा हो, कितनी से ज़्यादा हो, 500 से ज़्यादा हो, तो पोस्टमैन द्वारा प्राप्तकर्ता को इंटीमेशन स्लिप और एक्नॉलेजमेंट भेजा जाएगा। इंश्योर्ड आर्टिकल के लिए है ये। पार्सल के लिए कितना था, 10 किलोग्राम का था। यदि 500 रुपये से ज़्यादा अगर वैल्यू है इंश्योर्ड आर्टिकल की, तो उसमें एक्नॉलेजमेंट और स्लिप के माध्यम से जो प्राप्त करता है उसको सूचना दिया जाएगा। VP आर्टिकल्स के लिए 500 रुपये से ऊपर होना चाहिए तभी वो जाएगा, नहीं तो नहीं लेके जाएगा, इंटीमेशन नहीं देगा। तो इंश्योर्ड आर्टिकल में समझ में आ रहा है। इंश्योर्ड आर्टिकल में इंश्योरेंस की वैल्यू 500 से ज़्यादा होगी तो पोस्टमैन इंटीमेशन देगा, एक्नॉलेजमेंट के साथ भेजेगा वहाँ पे। पोस्टमैन के विंडो में आर्टिकल की डिलीवरी करने से पहले
फॉर्म नंबर RP31 या RP1 इसको बोल सकते हैं। प्राप्तकर्ता का रिसिप्ट में सिग्नेचर अवश्य करवाना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर विंडो डिलीवरी करना है तो उसके पहले आपको प्राप्तकर्ता का नाम, प्राप्तकर्ता का रिसिप्ट में सिग्नेचर अवश्य करवा ले। वो फॉर्म नंबर क्या होता है, या तो उसको RP31 बोलते हैं या RP1 भी बोलते हैं। ये चीज़ को याद रखिएगा। जब वो विंडो डिलीवरी में आएगा लेने प्राप्तकर्ता अपना सामान, तो वहाँ पे उसको सिग्नेचर ज़रूर करवा लेना चाहिए। अब आइए स्टार्ट करते हैं रोल नंबर 94। ये रोल नंबर 94 है। इंस्ट्रक्शंस फॉर डिलीवरी, सुपुर्दगी के निर्देश। देखिए क्या क्या निर्देश दिए गए हैं भाई, समझ लीजिए इसको भी। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक पोस्टमैन की बीट पोस्टमास्टर द्वारा तय की जाती है। ये बात सही है, इसको पहले समझ लीजिएगा। इंस्ट्रक्शंस फॉर डिलीवरी जो चैप्टर है या जो रूल हम लोग पढ़ेंगे, सुपुर्दगी के निर्देश यानी डिलीवरी के क्या क्या निर्देश हैं उसको हम समझेंगे। प्रत्येक पोस्टमैन की बीट पोस्टमास्टर द्वारा तय की जाती है तथा दिए गए सामानों को अपने बीट के अंदर ही डिलीवर करना है। ये भी बात सत्य है भाई, जो दिया गया सामान है उसको अपने बीट के अंदर ही तो डिलीवर करेगा, और कहाँ जाएंगे डिलीवर करने। पोस्टमैन को नोट में देखिए कुछ लिखा हुआ है, पोस्टमैन को ड्यूटी के दौरान निम्न चीज़ें नहीं डिलीवर करना है। क्या नहीं डिलीवर करना है? एडवर्टीजमेंट, जनता के द्वारा बाहरी लोगों के द्वारा दिया गया विज्ञापन नहीं देना है। हैंड बिल्स, ये भी नहीं देना है। ट्रेड सर्कुलर्स जो भी है किसी भी वितरण के लिए, रिपब्लिक की नोटिस, इस तरह के रूबिक नोटिस, इसको भी नहीं देना है। रिपब्लिक नोटिस या जनता का सूचना नहीं देना है, वो विभाग का काम करेगा, बाहरी काम नहीं करेगा। यदि किसी आर्टिकल का प्राप्तकर्ता दिए गए पते पर नहीं मिलता है, XYZ अगर वो नहीं मिला, तो उसको उसके बदले गए पते के बारे में पड़ोसियों से पूछताछ करनी है, खाली हाथ नहीं लौटना है। यदि सही जानकारी प्राप्त हो जाती है, उस आर्टिकल को पोस्टमैन द्वारा उसके नए पते पर वितरित कर दिया जाएगा, परंतु कुछ कंडीशन है। यदि वह उसी बीट में रह रहा हो तो ही। भाई दूसरे बीट में है तो आप नहीं जाएंगे देने। यदि प्राप्तकर्ता दूसरे बीट में रह रहा है तो उस आर्टिकल के ऊपर नया पता लिख देना चाहिए, जिससे दूसरा पोस्टमैन जो जाएगा देने तो उसको सुविधा होगी। असुविधा नहीं होगी, उसको सुविधा होगी। भाई उसमें लिखा रहेगा तो वो खोज लेगा ना, पा जाएगा, नहीं बौरा जाएगा। तो इसलिए भाई यदि कोई आपका आदमी आप जाते हैं, पाने वाला नहीं है, पड़ोसी से पता करिए। अगर जानकारी मिल जाती है कि वो आपके बीट के अंदर है तो आप बांट सकते हैं। बीट के अंदर नहीं है, दूसरे बीट में है, रिमार्क लगा के उसको बीट चेंज में डाल दीजिए। अगले दिन वो पोस्टमैन जाएगा तो उसको डिलीवर कर देगा। यदि VP आर्टिकल का प्राप्तकर्ता पहली बार में यदि अपनी डाक प्राप्त करने में असमर्थ है, VP वाले की बात अब हो रही है, तो पोस्टमैन द्वारा उस प्राप्तकर्ता से पाने वाले को सूचना के साथ संलग्न स्लिप पर सिग्नेचर करवा लेना चाहिए। समझ में आ रहा है? यदि VP आर्टिकल का प्राप्तकर्ता मान लीजिए पहली बार में नहीं मिलता है ना, तो पोस्टमैन द्वारा उस प्राप्तकर्ता से पाने वाले को सूचना के साथ संलग्न स्लिप पर सिग्नेचर करवा लेना चाहिए बाद में उसको, कि सूचना दिया गया था। उसके बाद उस सूचना को रसीद से अलग करके प्राप्तकर्ता को दे देना चाहिए कि लो तुम ये सूचना पकड़ो, तथा रसीद को पोस्टमैन द्वारा अपने रसीद बुक में चिपका लेना चाहिए। बहुत ताम झाम रहता है पोस्टमैन में, है ना। पढ़े तब समझ में आता है। अब बनिएगा पोस्टमैन तो समझ में आएंगे। फिर चौथे नंबर पे क्या है, यदि कोई VP आर्टिकल को पोस्टमैन द्वारा, है ना, यदि किसी VP आर्टिकल को पोस्टमैन द्वारा डिलीवरी के लिए प्राप्तकर्ता के घर जाया जाता है। यदि मान लीजिए कि VP आर्टिकल को देने के पहले का आप समझिए थोड़ा सा, पहले वो क्या किया था कि कोई आर्टिकल को प्राप्तकर्ता देने गया, फिर इसके बाद बीट में मिला, नहीं मिला तो क्या किए, दूसरे बीट में ट्राई कर दिए। थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और होता है, ये होता है कि देखिए इसको समझ लीजिए थोड़ा सा।
चलिए ठीक है, चौथे नंबर पे आइए। यदि कोई वीपी आर्टिकल को पोस्टमैन द्वारा डिलीवरी के लिए प्राप्तकर्ता के घर जाया जाता है या प्राप्तकर्ता के घर गया वीपी आर्टिकल की डिलीवरी के लिए, यदि प्राप्तकर्ता घर पे नहीं मिलता है तो पोस्टमैन द्वारा क्या करेगा कि उस आशय से कि टिप्पणी लिख देनी चाहिए, उसमें नोट के तौर पर एक टिप्पणी लिख देनी चाहिए, वो नोट नहीं चिपकाना है। यदि दूसरी बार भी प्राप्तकर्ता घर पर ना मिले तो प्राप्तकर्ता के किसी सदस्य या फिर अन्य व्यक्ति को जो सामान्य पत्राचार के लिए अधिकृत है, जो उसका लीगल अथराइज्ड आदमी है, घर का सदस्य है, पोस्टमैन को रसीदों की एक रसीद बुक में सिग्नेचर करवा लेना चाहिए कि भैया हम आपके यहाँ आए थे, आप नहीं मिले, ये देखिए इनके द्वारा ये सूचना दिया गया था, ये आपके घर के सदस्य हैं, ये जानते हैं आपको भी हमको भी। कल को आप ये नहीं कह सकते कि आप हमारे घर नहीं आए थे, उसके लिए होता है। फिर यदि सूचना प्राप्त करने वाला निरक्षर हो, मतलब कि सूचना प्राप्त करने वाला यदि मान लीजिए कि निरक्षर है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या होगा? तो पोस्टमैन को उस व्यक्ति का नाम अपनी रसीद बुक में सूचनाओं के लिए लिखना चाहिए तथा एक गवाह की उपस्थिति में उस गवाह के सिग्नेचर को लेकर सूचना को उसको दे देनी चाहिए। भैया पढ़ा लिखा नहीं है तो सूचना पे सूचना दी जाएगी, एक गवाह की भी अब ज़रूरत पड़ेगी, उसके माध्यम से उसको डिलीवर किया जाएगा। समझ में आ गया? तो ये हो गया इंस्ट्रक्शंस फॉर डिलीवरी, सुपुर्दगी के लिए निर्देश। बहुत सारे निर्देश है भैया, ये चीज़ लेकर गए नहीं मिला क्या करना है, वीपी लेकर गए नहीं मिला क्या करना है, रजिस्टर्ड इंश्योर्ड आर्टिकल लेकर गए नहीं मिला क्या करना है, तमाम इस तरह की दिक्कत आती जाती रहती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रोल नंबर 94। अब आइए बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। रोल नंबर 95 में है रियलाइजेशन ऑफ पोस्टेज बिफोर डिलीवरी, यानी वितरण के पूर्व डाक शुल्क की वसूली। वितरण के पूर्व डाक शुल्क की वसूली। यदि प्राप्तकर्ता द्वारा डाक संबंधित कोई भी बचा हुआ ड्यू पेड नहीं किया जाता है तो उस डाक को पोस्टमैन द्वारा पोस्ट ऑफिस को वापस कर दिया जाएगा। अगर रियलाइजेशन वही है, यदि उसका मान लीजिए कुछ चार्जेस बचा हुआ है जो इनसफिशिएंट था, नहीं पेड था, वो ऐसा चीज़ पेमेंट करने से मना करता है तो आप सीधे उसको ऑफिस में जाके वापस कर दीजिएगा, कुछ नहीं करना है। रोल नंबर 96 में दिया गया है, क्या दिया गया है? रिसीप्ट्स ऑफ एड्रेसेस फॉर रजिस्टर्ड आर्टिकल्स डिलीवर्ड, वितरित पंजीकरण डाक के लिए प्राप्तकर्ताओं की रसीदें। रजिस्टर्ड डाक के लिए प्राप्तकर्ताओं की रसीदें क्या क्या होती हैं समझिएगा। अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स की रिसिप्ट पर प्राप्तकर्ता के सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं होती। अनरजिस्टर्ड है तो उसमें प्राप्तकर्ता के साइन कराने की जरूरत नहीं है। अनरजिस्टर्ड यानी जैसे लोकल डाक हो गई। जब भी मोबिलाइजेशन यानी लाभार्थी जो है उसको बोलते हैं, या रिजर्विस्ट जिसके लिए रिजर्व कवर किया गया है, तो निम्न तरीके द्वारा रसीद पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर या निशान को लिया जा सकता है। कैसे तरीका हो सकता है? विलेज पोस्टमैन वो उसके द्वारा हो सकता है, विलेज अकाउंटेंट ग्राम लेखाकार जो होता है उसके द्वारा, सॉरी ये विलेज पोस्टमैन नहीं था, ये आपका विलेज हेडमैन है जिसको ग्राम मुखिया बोलते हैं या ग्राम प्रधान बोलते हैं, सरपंच आजकल इसको बोलते हैं। विलेज अकाउंटेंट ग्राम लेखाकार हो गया। स्कूल मास्टर उनको भी परमिशन है, उसको भी आप दे सकते हैं, वहाँ से भी वो प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी सम्मानित गवाह जिनको पोस्टमैन जानता हो, विटनेस के तौर पर गवाही की जा सकती है। जो कोई ऐसा गवाह हो जिनको आप जानते हैं तो उनको भी आप दे सकते हैं। यदि प्राप्तकर्ता पावती पर साइन करने से इनकार कर दे, मान लीजिए यदि कोई प्राप्तकर्ता है वो पावती पर साइन करने से मना करता है, तो डाक आप उसको दे सकते हैं, उसका आर्टिकल आप दे सकते हैं, पर आपको अपने एक इनकार करता है तो पावती पर आपको वहाँ पे एक नोटिस टिप्पणी जरूर लिख देना चाहिए कि इन्होंने यहाँ पे साइन करने से मना कर दिया। भाई स्लिप में तो कर दिए पर एक्नॉलेजमेंट पे नहीं कर रहे हैं, पावती पर नहीं किए हैं। फिर क्या होता है? पोस्टमैन द्वारा इंश्योर्ड आर्टिकल की रसीद पर केवल पावती स्याही या बॉल पेन से ही साइन करवाना है। ये सब चीज़ें देखिए परिभाषा में क्या है कि जब पेपर देखेंगे ना तो यही चीज़ें सीधे उठा के ऐसे पेपरवा में रख देता है, प्रश्न बना देगा उसको। यहाँ से टॉपिक उठाया और प्रश्न बना दिया।
दूसरी चीज़ क्या है कि जितना सरल तरीके से हम समझा सकते हैं कि हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा आपको कोचिंग संस्था वाला होगा या कोई ऐसा टीचर होगा जो इस हिसाब से बनाया होगा। देखिए इसमें आप तो 2 मिनट में पढ़ लिए, पर इसके पीछे पता नहीं कितने घंटों की मेहनत होती है, तब जाके ये मटेरियल तैयार होता है। दिमाग में बिठाना पड़ता है कि क्या सामने वाले को पेश करें क्या ना पेश करें। इसलिए ध्यान से इसको पढ़ना है। फिर क्या होता है, जब भी ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड आर्टिकल सामान्य पंजीकृत लेख उसको बोलते हैं कि डिलीवरी पोस्टमैन द्वारा की जाएगी, तो स्पेशल प्रोसीजर लिस्ट RP 57 के तहत, मतलब ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड आर्टिकल की जब भी डिलीवरी की जाएगी तो RP 57 के तहत तो पोस्टमैन को खुद रजिस्टर्ड या पार्सल एब्स्ट्रैक्ट में साइन करना पड़ेगा। अनरजिस्टर्ड ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड आर्टिकल की बात कर रहा है तो वहाँ पे RP 57 का होता है, लिस्ट होती है, उसमें पोस्टमैन को खुद ही पार्सल एब्स्ट्रैक्ट में सिग्नेचर या रजिस्टर्ड आर्टिकल में सिग्नेचर करना पड़ेगा। डाकघर में पोस्टमैन की वापसी पर संबंधित सहायक को सभी रसीदें और पावती दे देनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि पोस्टमैन अपने बीट से वापस आता है तो जो भी उसका ऑफिस असिस्टेंट होगा या पोस्टल असिस्टेंट होगा सभी रसीदें और पावती उसको सुपुर्द कर देगा। लेकिन पार्सल और अन्य वस्तुओं जिन पर कोई शुल्क वसूल किया गया है तो पोस्टमैन को पहले वह शुल्क ट्रेजरर को दे देना चाहिए। मतलब अध्यक्ष उसको देने से पहले, पोस्टल असिस्टेंट को देने से पहले वो अगर कुछ पैसे का हिसाब किताब है तो वो ट्रेजरर को जमा करेगा। अंत में कोषाध्यक्ष द्वारा या ट्रेजरर द्वारा या सहायक के द्वारा इनका निपटान भी पूरी तरह से ये कर दिया जाता है। ये हो गया आपका रजिस्टर्ड वितरित पंजीकृत वस्तुओं के लिए प्राप्तकर्ता की रसीदों के बारे में हो गई जानकारी। अब थोड़ा सा और है, थोड़ा सा इसमें यह है कि इंस्ट्रक्शन फॉर डिलीवरी, सुपुर्दगी के निर्देश, इसको हम देख लिए हैं। अब इसके बाद जो भी आगे का चैप्टर है, मतलब कि 97, 96 तक हमारा पूरा हो चुका है, 96 आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद एक और है थोड़ा सा, उसको भी अगर देख लेते तो अच्छा होता। बाकी यदि कुछ ऐसा लग रहा है कि टाइम ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा रोक भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए 97 को देख लीजिए, ज़्यादा बड़ा नहीं है। डिलीवरी टू इलिटरेट एड्रेसेस, जैसे मान लीजिए कि प्राप्तकर्ता अगर निरक्षर है तो उसको कैसे डिलीवरी करना है। रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए चाहे वो लेटर हो या पार्सल हो, उसकी सील या अन्य निशान रसीद और पावती पर यदि कोई हो तो ले लेना है। इलिटरेट है तो उसमें सील या अन्य निशान रसीद और पावती पर दोनों जगह ले लेना है। उसको पोस्टमैन द्वारा स्वयं सत्यापित किया जाना चाहिए। पोस्टमैन द्वारा ये भी काम है कि भैया उसको आप सत्यापित करिए, उसको सिग्नेचर को, सॉरी इलिटरेट है तो सिग्नेचर नहीं, निशान को, उसके अंगूठे का निशान लेना है, वहाँ पे उसको सत्यापित करना पड़ेगा। इंश्योर्ड आर्टिकल के लिए क्या होता है कि प्राप्तकर्ता के अंगूठे का निशान, मुहर या कोई अन्य निशान जो भी है रसीद और पावती में, पर एक निवासी गवाह की उपस्थिति में, एक वहाँ का निवासी होगा जो गवाह का काम करेगा, उसकी उपस्थिति में अंगूठे का निशान ले लेना है इंश्योर्ड आर्टिकल में, और इसको पोस्टमैन द्वारा स्वयं अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करना है। और पोस्टमैन अपने उसमें प्रमाणित भी करेगा कि हाँ ये इनके द्वारा नाम वगैरह सब कुछ लिख कर कि इनके द्वारा ये रिसीव किया गया है। तो रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए हो गया इलिटरेट, निरक्षर व्यक्ति का डिलीवरी करना हो इलिटरेट पर्सन का, तो रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए हो गया। रजिस्टर्ड आर्टिकल में लेटर पार्सल दोनों आएगा, क्या कंडीशन होती है। और इंश्योर्ड आर्टिकल के लिए भी हो गया कि किस कंडीशन में किसको देना है। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 97। आज इतना ही, 97 तक इसको अच्छे से कंप्लीट करिए। फिर इसके बाद एक क्लास और लेंगे, उस क्लास में आपका पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पार्ट 3 का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप इसके बाद MCQ इसका उठा के देखिएगा, तुरंत बन जाएगा और वहाँ से थोड़ा सा एक आइडिया मिलेगा कि किस हिसाब से हमको तैयारी करना है। तो जोर दीजिए, अच्छे से लगन से लगाइए। अब टाइम बहुत नहीं बचा हुआ है और जी जान लगा दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ क्लास को ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।